रितु जी से रिक्वेस्ट करूंगा। यस रितु जी। बोलिए महावीर भगवान की जय। जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंद आद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोलिए महावीर भगवान की जय। जय। थैंक यू सो मच रितु जी, बहुत अच्छे से आपने मंगलाचरण करवाया है। और अभी बहुत एक्साइटेड हैं हम कि आज जो है प्रस्तुतिकरण है। और यहाँ पर मैं अरुण जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, और अरुण जी ने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि आज वो टाइम कीपर रहेंगे। और अरुण जी, आप जानते हो कि कैसे आपको सबको अलर्ट करना है। अरुण जी, आप यहाँ पे हो, अनम्यूट करके जस्ट मुझे आप बता दीजिए। अरुण जी। अरुण जी, आपका वीडियो ऑफ है। हाँ, तो अरुण जी वो टाइम कीपर है आज। तो अरुण जी, आप मुझे सुन रहे हो तो आप अनम्यूट करके आप ऑडियो जो है वो ऑन करके बताइए। मुझे लगता है नेटवर्क इश्यू लग रहा है। हाँ अरुण जी, आप मुझे सुन पा रहे हो? चैट बॉक्स में लिख के बारिश हो रही है। ओके, नो प्रॉब्लम, नो नेटवर्क प्रॉब्लम। इशू है। हाँ, कोई बात नहीं। तो कृष्णा दुबे जी, आप इनिशिएट करोगे? कृष्णा जी, टाइम कीपिंग। जी सर, कर दूंगी। ठीक है, वेरी गुड। तो आपको पता है कि अलार्म जो है वो आपको कैसे करना है, आपको आपने चेक भी किया सर 30 मिनट में, 25 मिनट में। हाँ, और 30 लास्ट में, ठीक है। जी सर। 3 अलार्म, ओके। तो अभी कृष्णा जी है वो टाइम कीपर है, क्योंकि अरुण जी का अरुण जी नो प्रॉब्लम। आपका ये नेटवर्क इशू है क्योंकि बरसात हो रही है, जैसे रागिनी जी ने कहा। तो हमने कृष्णा जी को ये टास्क शेयर किया है। सो यू डोंट वरी, आपको कोई उसमें चिंता करनी नहीं है। सो डोंट वरी, ओके। सो थैंक यू, क्योंकि अरुण जी ने स्पेशली कहा था कि मैं टाइम कीपर रहूंगा, लेकिन वो बारिश की वजह से नेटवर्क इशू है। सो नो प्रॉब्लम, कृष्णा जी करेंगे, ओके। चलिए, सो आप सभी का मैं तहे दिल से सुनना चाहता हूं कि आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया है। तो हमारे आज 3 प्रेजेंटर है, प्रस्तुति करेंगे। एक्चुअली चौथे थे नीलिमा जी। तो नीलिमा जी जो है वो उनकी असक्षमता थी, क्योंकि वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने ना कहा था। तो 3 आज प्रेजेंटर है, संजीव जैन जी है, ज्योति जी है और अंकिता जी है। तो आज हम पहले जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए संजीव जैन जी का। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। एंड संजीव जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। आवाज आ रही है सर हमारी? यस, एकदम परफेक्ट। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जैन शिक्षा समृद्धि के शिक्षक से प्रशिक्षक बनने की इस यात्रा में आप सभी का हार्दिक वंदन, स्वागत, अभिनंदन करते हैं। अरुण, नीरज जी मेरी, यस, तो सभी का हार्दिक स्वागत है। 30 सेकंड लूंगा मैं भगवान की भक्ति के लिए। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत्को
किल मधो मधुरं विरोति तैचाम्र चारु कलिका निकुरे के हेतु। मैं संजीव जैन, संचालक एक्टिव चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल साहेगढ़, जैन शिक्षा समृद्धि के समस्त पदाधिकारी एवं निष्ठा ग्रुप के सभी साथियों का हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। भविक जी का भी वंदन अभिनंदन करता हूं। नेक्स्ट स्लाइड। मेरा आज का विषय है युवा को कैसे बुरी आदतों से बचाएं और उनका क्या होगा तरीका। और मेरे आज के श्रोतागण हैं हमारे सामने बैठे सभी युवाओं के माता पिता अभिभावकगण। मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। नेक्स्ट। बुरी आदतें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज युवाओं में बुरी आदतों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। किसी व्यक्ति को जीवन में सफल होना है तो उसे गलत आदतों से हमेशा दूर रहना चाहिए। विशेष तौर पर युवाओं को इस बात पर अधिक ध्यान देना चाहिए क्योंकि व्यक्ति में बुरी आदतों का प्रवेश किशोर अवस्था या जिसे हम युवावस्था बोलते हैं उसी अवस्था में अधिक होता है। जानकारों का मानना है कि अच्छी आदतों की तुलना में बुरी आदतें व्यक्ति को जल्दी आकर्षित करती हैं। स्वाभाविक बिल्कुल सच ही कहा गया है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं और युवा रूप में परिणत होते हैं तब उनकी आदतें भी बदलती चली जाती हैं। कभी युवा बुरी और गंदी आदतें भी सीख लेते हैं जो दूसरों के सामने हमारे अभिभावकों को, हमारे पेरेंट्स को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा कर देती हैं। लत एक आवृत्ति क्रिया है जो व्यक्ति के बार बार दोहराए जाने पर व्यक्ति में विकसित होता जाता है, जिसके ना करने पर मस्तिष्क शरीर को संकेत भेजता है एवं व्यक्ति के शरीर स्वास्थ्य में बदलाव देखे जा सकते हैं। अगर कोई बच्चा बार बार गलत काम करे और आपके मना करने पर भी नहीं सुधर रहा है तो इसका मतलब है कि बच्चे को उस चीज की बुरी आदत लग गई है। कई कारणों से बच्चे बुरी आदतें सीखते हैं, जैसे कि जब उन्हें कुछ बुरा लगता है तो खुद को शांत करने के लिए वो गलत हरकतें करने लगते हैं। जैसे कि इसका एक उदाहरण यह भी है कि बच्चों को गुस्सा आता है तो वो अक्सर घर का सामान यहाँ वहां फेंकने लगते हैं, सामान तोड़ने लगते हैं, दरवाजे को फट फट करेंगे, दरवाजे का हैंडल बजाएंगे, बहुत ज्यादा परेशान करेंगे। तो हो सकता है कि ऐसा करने से उनका मन शांत होता है, लेकिन यह तो बुरी आदत ही है जिसे स्वीकार करना मुश्किल है। एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। एक महिला थी, उसका एक पुत्र था जो प्रतिदिन गुड़ खाता था। उसकी आदत थी कि हमें तो प्रतिदिन गुड़ खाना है। उस नगरी में एक संत महात्मा पधारे और वो महिला अपने बच्चे को लेकर वहां पहुंची कि संत महात्मा से इसकी बुरी आदत को छुड़ाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि इस बच्चे की बुरी आदत छूटे और उसमें सुधार हो। तो उसने संत महात्मा को प्रणाम करके बोला कि मैं आपसे एक मदद चाहती हूँ। मेरा ये बेटा है, एक बुरी लत में लग गया है, बुरी आदत इसको पड़ गई है। इसे हर पल में गुड़ की चाय होती है, उसे गुड़ चाहिए पड़ता है। तो संत महात्मा ने कहा कि आप एक हफ्ते बाद आइए। वो महिला उनका उत्तर सुनकर वहां से उठी और तुरंत घर चली गई। रास्ते में वो सोचती है कि सिर्फ उन्होंने यही बोला कि एक हफ्ते बाद आइए, अब कैसे इस बच्चे की आदतें छूटती हैं, कैसे बुरी लत छूटती है इसकी, हम कैसे बुरी लत को छुड़ाएं। तब एक हफ्ते बाद वो महिला फिर पहुंचती है वहां पर। वह पुनः ऋषि के पास जाती है और उनसे कहती है कि आपने एक हफ्ते बाद आने का बोला था, मैं आपके पास आई हूँ। तो
उन ऋषि महाराज ने उस बच्चे से कहा गुड़ छोड़ दो, बस इतना ही कहा कि गुड़ खाने की आदत को छोड़ दो। और ऋषि महाराज ने कहा आप यहाँ से जा सकती हैं। वो महिला वहां से वापस आ गई और मन ही मन सोचने लगी कि संत ने कहा कि गुड़ छोड़ दो, इतने में क्या बच्चा गुड़ छोड़ देगा खाना, ये लत छोड़ देगा अपनी। लेकिन उसमें एक राज ये था कि संत महात्मा भी इस लत से परेशान थे, क्योंकि वो भी प्रतिदिन गुड़ खाते थे और वो अपनी लत को भी नहीं सुधार पा रहे थे। जब उन्होंने इस लत को छोड़ा तब वो बच्चे से कहने के अधिकारी हुए कि बेटा अब तुम गुड़ नहीं खाना। तो कहने का तात्पर्य है, अगर आपका बच्चा भी किसी गलत आदत में फंस गया है और उसे छोड़ने से मना कर रहा है तो आपको इस मामले में खुद थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ हम आपको कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बता रहे हैं जिनकी मदद से आप अपने बच्चे को बुरी आदतों को छुड़वा सकते हैं। आज का युवा भी इन बुरी आदतों में बहुत ज्यादा फंसता जा रहा है। जैसे जैसे वो अपने मित्रों की संगति में पहुंचता है, लोगों की संगति में पहुंचता है, तो वो भी उस दलदल में धंसता चला जाता है। युवाओं में बुरी आदतें कई प्रकार की होती हैं। जैसे वो दोस्तों के साथ में बैठते हैं तो सिगरेट पीते हैं, ड्रिंक भी करने लगते हैं। उसके अलावा भी कई ऐसी बहुत सी आदतें हैं जो युवाओं में कूट कूट के भरी हुई हैं। और मेरे विचार से इसमें संगति का असर भी है और संगति का असर नहीं भी है। मैं यदि अपने आप का आपको उदाहरण दूं तो मैं भी अपने ऐसे मित्रों के साथ में रहा हूं जो स्मोकिंग करते हैं, यानी सिगरेट पीते हैं, ड्रिंक भी करते हैं। लेकिन आज तक की लाइफ में मैं इतना बड़ा हो गया हूं, मैंने कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, ना कभी ड्रिंक किया है। तो कहने का तात्पर्य है, यदि हम अपने ऊपर कंट्रोल करते हैं, हम अपने ऊपर कंट्रोल करते हैं, तो हम इन बुरी आदतों से भी दूर रह सकते हैं। हमें अपने आप को संभालना होगा, तभी हम इन बुरी आदतों से निकल सकते हैं। अगर आपका बच्चा भी ऐसी बुरी आदतों में फंसा है तो आप उसके लिए थोड़ा संघर्ष करें, थोड़ी मेहनत करें, जिससे वह उससे निकल सके। सबसे पहले तो यह जानने की कोशिश करें कि आपके बच्चे को वो गंदी आदत क्यों और कहां से लगी। क्या वो नर्वस होने, तनाव में होने या ज्यादा उत्साहित होने पर ऐसा करता है? कभी कभी ऐसा देखा गया है कि आज के युवा यदि पढ़ाई में थोड़ा वीक हैं तो उससे वो नर्वस हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, जिससे वो स्मोकिंग करने लगते हैं या बहुत ज्यादा चाय या कॉफी पीने लगते हैं, या कुछ भी ऐसी बहुत सी बातें हैं, ड्रिंक भी करने लगते हैं तनाव के कारण। तो हमें बच्चों को इसके प्रति सजग करना चाहिए। और अधिकतर बच्चे ऐसा महसूस होने पर, कुछ छोटे बच्चे होते हैं दांतों को दबाना और नाखून चबाने जैसी हरकत करते हैं। उन चीजों के बारे में सोचें जो बच्चों को ऐसा करने पर मजबूर करते हैं। उन्हें हम कैसे दूर करें, कुछ तरीके हम आपको आगे बताएंगे। नेक्स्ट। और इसी तारतम्य को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो सामने हमारे बच्चों के, हमारे युवा वर्ग के माता पिता बैठे हैं, मैं उन सभी से कुछ पूछना चाहता हूं कि हम अपने बच्चों को बुरी आदतों से, या हम अपने युवा वाले बच्चों को बुरी आदतों से कैसे दूर रख सकते हैं। हमारे जो सामने बैठे माता पिता हैं, मैं दिलीप जी से पूछना चाहता हूं, क्या दिलीप जी यहाँ पर हैं? तो आप बताएं कि हम बच्चों को बुरी आदतों से कैसे दूर रख सकते हैं। दिलीप जी। सर वो नहीं है। अच्छा, नहीं है, कोई बात नहीं। आप दीप्ति भाभी आप बताइए कि जो बच्चों में बुरी आदतें हो रही हैं, हम उनको कैसे दूर कर सकते हैं। कोई एक आदत बताओ कैसे दूर करें उसको। बच्चों के लिए मतलब छोटे छोटे से
व्रत का पालन करवाएं, जैसे कि आज तुम्हें एक काम नहीं करना है, आज आधा घंटा पढ़ाई करना है, या फिर जो तुम्हारे अंदर जो गंदी हैबिट है कि जवाब देने की हैबिट है, इसको कोई यदि सामने वाला कुछ कहता है तो उस बात को नजरअंदाज करके उस जगह को ही छोड़ देना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यदि गुस्सा आता है तो 2 मिनट के लिए ईड़ा मुकार मंत्र का उच्चारण करना है, तो इस वजह से बच्चे को गुस्सा नहीं आएगा, मतलब जो हैबिट है उनकी वो भी मतलब दूर होने लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। दीप्ति मैम ने बहुत अच्छा बताया। दीप्ति मैम के सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। जो उन्होंने बताया कि छोटे छोटे अणुव्रतों का पालन कराएं तो उनकी बुरी आदतें छूट सकती हैं, बिल्कुल छूट सकती हैं। मैं भी अपने बेटे को प्रतिदिन एक आदत में शुमार किए हूँ, उसको प्रतिदिन मंदिर भेजता हूँ मैं। कभी यदि वो अकेला ना जा पाए तो मैं जब नहा के पहुंचता हूँ तो उसको साथ में लेके चला जाता हूँ। तो इस तरह से कुछ बुरी आदतों को छोड़कर हम अच्छी आदतों को बच्चों में ला सकते हैं। दिनेश जी है क्या? आप अनम्यूट करें अपने आप को। दिनेश जी शायद नहीं है। जी सर। हाँ है। नमस्कार सर। आप भी बताएं कि हम अपने बच्चों को बुरी आदतों से कैसे दूर रख सकते हैं। नमस्ते सर। सबसे पहले तो जो हम युवाओं को या बच्चों को पॉकेट मनी देते हैं, उस पॉकेट मनी का हिसाब रखें कि उसने उस पॉकेट मनी को कहाँ यूज किया है। ऐसा तो नहीं कि उसने कहीं किसी ऐसी चीज में उसको यूज किया है जहां उसे नहीं करना चाहिए था। ये बहुत जरूरी। पॉकेट मनी का हिसाब रखवाना, उनसे उनका हिसाब लेना, इससे ये होगा कि वो गलत संगति में पड़कर भी बुरी आदतों में नहीं फंसेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर। दिनेश जी का जोरदार सम्मान करते हैं तालियों से। बहुत ही अच्छा आपका सुझाव है कि हम बच्चे को यदि पॉकेट मनी देते हैं तो उनका हम उनसे हिसाब लें। जैसे कि ये बहुत पुरानी बात है कि जब मैं छोटा था तो मुझे भी हर सैटरडे को कुछ पैसे खर्च करने के लिए मिलते थे। तो मेरे पिताजी मुझसे पूछते थे कि मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे वो तुमने कहाँ खर्च किए। तो इस तरह से हम वो कुछ पुरानी बातों को अभी ला करके उनमें बच्चों में इस तरह से बुरी आदतों को दूर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। शैली जी, शैली जी अपने आप को अनम्यूट करें। यस सर। जयजनन मैम आप बताएं कि हम बच्चों को बुरी आदतों से कैसे दूर रखें। तो सबसे पहले सर जय जिनेन, और सबसे बड़ी बात क्या होती है, बच्चों में बुरी आदत क्यों आती है? क्योंकि उनको मालूम ही नहीं रहता है कि आदत बुरी है। जैसे उन्होंने कोई भी चीज की, हमने उनको तुरंत पे नहीं रोका, तो उनके लिए तो यही है कि ये आदत अच्छी है। अगर गलत होती तो हमारे पेरेंट्स हमें बताते। तो जब भी बच्चे कुछ गलती करे तो उनको तुरंत बताना चाहिए कि ये आदत बुरी है, और हम ऐसा करके छोटी छोटी बुरी आदतों को करने से उनको रोक सकते हैं। धन्यवाद सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा मैम। शैली जी के लिए जोरदार तालियां। आपने बहुत अच्छा बताया मैम कि जब तक हम बच्चों को बताएंगे नहीं कि बुरा है, तब उनको पता कैसे चलेगा कि बुरी इसको छोड़ना है, हमें बुरा हम क्यों कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा। ज्योति मैम, ज्योति मैम आप बताएं बच्चों को हम बुरी आदतों से कैसे दूर रखें। है क्या ज्योति मैम? आवाज हमारी पहुंच रही है आपके पास? नहीं है क्या? कोई बात नहीं। कृष्णा मैम। जी सर। मैम आप बताइए कि बच्चों को बुरी आदत से कैसे दूर रख सकते हैं हम। सर सबसे पहले तो उन्हें यही बताना पड़ेगा कि कौन सी आदत अच्छी है, कौन सी आदत बुरी है। हाँ, जैसा कि शैली मैम ने बताया है। और सर रीजन जानना पड़ेगा कि उनको वो आदत उनको लगी कैसे। जी। अगर सर बच्चा कोई, हेलो, हाँ हाँ बोलिए मैम, आ रही है आवाज। और सर फिर जब रीजन पता चल जाएगा तो हम उन्हें प्यार से समझाकर या उनके साथ एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करके हम उसको समझा सकते हैं।
बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा कहा। जैसा कि आपने जो बताया है और शैली मैम ने बताया है कि हम बच्चों को अच्छे और बुरे का पहले अंतर बताएं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और यदि वो बुरा करते हैं तो उनको हम बड़े प्यार से और शिद्दत के साथ में उनसे पूछ सकते हैं इसको हमें करना है कि नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा मैम। भविक सर, हाँ जी, भविक सर, हाँ जी, हाँ जी। सर आप बताएं कि बुरी आदत को कैसे दूर करें? जैसे कि सर मैं बताऊं कि जो मेरे बच्चे हैं, तो पहले तो वो करना पड़ेगा कि मैं कहते हैं ना कि माता-पिता जो है वो बच्चों के आईने होते हैं। तो बिल्कुल आईना हमारा बच्चा है, तो हम खुद पहले न करें या ऐसा कुछ न करें कि वो बच्चों में असर हो जाए, उनकी इफ़ेक्ट हो बिल्कुल जाए। बिल्कुल सर। क्योंकि ऐसा होता है कि संस्कार से ही मोस्टली वो आते हैं, जो भी हमारी हैबिट है बच्चों की, वो जी संस्कार से आते हैं। तो पहले ना करें, रोल मॉडल हो और वो हमें जैसे कहते हैं ना कि रोल मॉडल पहले बनना है। दूसरा ये बात है कि जैसे कि हम कहते हैं ना कि ये नहीं करे या ये करे, तो ये नहीं करे ऐसा नहीं, लेकिन वो लाइफ़ के साथ हमें क्यों वो नहीं करना चाहिए, नहीं करना है वो नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए? व्हाय? वो समझाना पड़ेगा। नहीं करना नहीं है, उनको इन्वॉल्व करके व्हाय क्यों नहीं करना है, वो समझाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि वो समझ पहले देनी पड़ेगी। यस। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल सुरोधारी है। बहुत अच्छा सर, भविक सर के लिए जोरदार तालियां आपके सम्मान में। और जैसा कि एक बुंदेलखंडी में कहावत है कि जैसे जी के मताइबा पूछई ऊके मोड़ी मोड़ा, बिल्कुल सत्य बात कही है कि जैसे जिनके मम्मी पापा होंगे वैसे उनके बच्चे भी होंगे। तो यदि मम्मी पापा के द्वारा कोई गलती होती है तो बच्चे उसको बिल्कुल सिरोधारी करते हैं। तो भविक सर के अनुसार हमें बच्चों के सामने ऐसी कुछ गलत आदत नहीं करना चाहिए कि बच्चों पर उसका प्रभाव पड़े और वो बच्चे उसके लिए करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इस तरह से हम, जैसे आप लोगों ने जो बताया है कि हम बच्चों को पॉकेट मनी से उनका खर्चा पूछ के उसको दूर कर सकते हैं, या उनके सामने गलती ना करें तो इससे भी बुरी आदतों को छुड़ाया जा सकता है, या उनको अच्छे बुरे का भेद बताकर, भान बता कराकर उसको, इस प्रकार से कई ऐसी बातें हैं कि हम बच्चों को बुरी आदतों से दूर रख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज के माता पिता के संवाद में शामिल हुए। धन्यवाद। नीरज जी नेक्स्ट। आदत और लत। कई लोग समझते हैं कि आदत और लत दोनों सेम हैं, बट ऐसा नहीं है। आदत और लत के मध्य बहुत पतली रेखा अंकित है, जिससे लोगों को ऐसा लगता है कि आदत और लत एक ही है, विषय है, पर ऐसा नहीं है। आदत पर हमारा नियंत्रण हो सकता है, जबकि लत पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। आदत से तात्पर्य है कि हाथ के नाखून चबाना, पैर हिलाना व्यक्ति की आदत हो सकती है, लत नहीं हो सकती है। यकीनन इससे व्यक्ति को बहुत अधिक नुकसान नहीं पहुंच सकता है। और लत से तात्पर्य है कि किसी आदत की सीमा पार कर जाने पर वह लत का रूप ले लेता है। जैसे नशीले पदार्थ के सेवन से व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाता है, उसको एक लत लग जाती है। जैसे कोई ड्रिंक करता है, शराब का सेवन करता है, तो उसको वो लत लग जाती है कि उसको प्रतिदिन वो चाहिए ही है, कैसे भी हो जाए। यदि उसके पास पैसे नहीं हैं तो यत्र तत्र करके वो मांग के किसी से उसका वो सेवन करता ही है। मैं, यदि देखा जाए तो मैंने देखा भी है कि कोई गरीब व्यक्ति है और उसको इस चीज की लत लगी हुई है, तो एक दिन में यदि वो 200 रुपए कमाता है तो 100 रुपए वो इसके लिए खर्च कर देता है, इस लत के लिए खर्च कर देता है कि हमें इसका सेवन करना है। तो एक कुछ लत होती हैं जो हमारे जीवन को नष्ट कर देती हैं। इस बात का ज्ञान होने पर भी व्यक्ति हर हाल में नशीले पदार्थ का सेवन करता है। किसी व्यक्ति की मित्रता से हमें उस विशेष व्यक्ति की आदत हो सकती है, पर उस विशेष व्यक्ति की आदत में उसकी गुलामी करने लग पड़ना इस बात का इशारा है कि हम उस व्यक्ति की
हमें उस व्यक्ति की लत पड़ चुकी है। इसके कुछ कारण भी हैं लत पड़ने के, कि आनंद की प्राप्ति होती है, कुछ लत होती हैं तनाव के कारण, चिंता, शोक, बोरियत, और साथ से भागते हुए व्यक्ति आनंद की प्राप्ति की इच्छा से किसी वस्तु, कार्य, संसाधन या पदार्थ का उपयोग नियमित रूप से करने लगते हैं। यह लत का कारण है। व्यक्ति की संगति व्यक्ति के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालता है। हम जिन्हें हृदय से चाहते हैं, उनके स्वभाव से प्रभावित होकर हम भी यह कार्य करने लगते हैं जो हमारे मित्र करते हैं। इस तरह से आदत और लत दोनों बिल्कुल अलग हैं। आदत हमारी अच्छी होती है, लेकिन लत हमारी अच्छी नहीं होती है। तो इस तरह से हमने आपको आदत और लत के बारे में अंतर बताया। नेक्स्ट स्लाइड। बुरी आदतों से बचने के तरीके स्वयं समझने की कोशिश करें। जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे यदि किसी बुरी आदत में पड़ चुके हैं, लत में पड़ चुके हैं, तो उसको हम दूर कैसे करें। तो सबसे पहले तो यह जानने की कोशिश करें कि आपके बच्चे को वो गंदी आदत क्यों और कहाँ से लगी। क्या वो नर्वस होने, तनाव में होने या ज्यादा उत्साहित होने पर ऐसा करता है। अधिकतर बच्चे ऐसा महसूस होने पर ऐसी हरकतें करते हैं कि कोई तनाव में आ जाता है, कोई ज्यादा खुशी के कारण भी करता है, कोई नर्वस होने पर भी करता है। तो इस तरह से पहले हमें स्वयं को समझना होगा कि ये बच्चे में लत कैसे पड़ी है। समझाने की कोशिश करें। ऐसा ना सोचें कि बच्चा अपने आप इस आदत को छोड़ देगा और आपको इस मामले में कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसे सही और गलत के बीच फर्क समझाना आपका काम है। उसे बताएं कि क्यों उसे अपनी बुरी आदत को छोड़ देना चाहिए, उससे नुकसान क्या है, उसको करने से उसको फायदा क्या हो रहा है। इस तरह से हम उसे बहुत अच्छी तरह से समझाएं कि इस बुरी आदत को करने से हमारे जीवन में कठिनाइयां ही आएंगी। तो सभी माता पिता ये ध्यान रखें कि हम उन बच्चों की आदतों को छुड़ाने के लिए उन बच्चों को पहले समझाएं कि इनसे आपके लिए नुकसान क्या है। अगर आपके समझाने का कोई असर नहीं होता है तो आप किसी प्रोफेशनल की भी मदद ले सकते हैं जो आपके बच्चे को समझाने में आपकी हेल्प कर सके। इसके बाद बच्चे को सजा ना दें। अधिकतर माता पिता यदि वो देखते हैं कि आपका बच्चा कोई गलती कर रहा है तो उसको तुरंत तमाचा मार देते हैं या डांट देते हैं। तो किसी भी आदत को छुड़वाने के लिए सजा देना या बच्चे को शर्मिंदा महसूस करवाना सही नहीं है। इसका उल्टा असर पड़ सकता है और बच्चा डर और तनाव के कारण और ज्यादा उस आदत में उलझ सकता है। कभी कभी बच्चे के मन में आता है यदि हम इतना एक काम करेंगे, गलत काम करेंगे तो हमें पिताजी डांट ही देंगे, एक तमाचा ही मार देंगे। जैसे कि हमने देखा होगा क्लासों में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिसे हम अपनी भाषा में ढीठ बोलते हैं। तो उनकी भी वो बिल्कुल एक लत बन जाती है कि यदि उनको होमवर्क नहीं करना है तो बिल्कुल नहीं करेंगे। प्रतिदिन उनका कॉपी में विदाउट होमवर्क ही रहेगा। तो और उनका भी एक वो रहता है कि मैम लोग थोड़ी डांट देंगे या एक स्केल पट्टी मार देंगे या कुछ भी इस तरह से। तो हमें बच्चों को सजा नहीं देना है, उनको प्यार से समझाना है। इस तरह से वो उस आदत को छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है जल्दबाजी ना करें। ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कोई आदत एक दिन में ही चली जाएगी। इसमें समय लगता है और बच्चे से रातों रात सुधरने की उम्मीद बिल्कुल भी ना करें। अगर आप शांति और धैर्य से काम लेंगे
तो बच्चे पर कम दबाव और तनाव पड़ेगा। एक बार में आदत बिल्कुल भी नहीं सुधरती है। मान लीजिए एक बार सर ने कहा था कि कोई भी कार्य करना है तो 21 दिन करो, तो उसके बाद वो कंटिन्यू होने लगता है, तो वो अच्छा करने के लिए है। और यदि हम इसको छोड़ना चाहें तो हम उसको धीरे धीरे छोड़ें। कभी कभी कोई ऐसा रहता है जो मैंने सुना है लोगों से, जैसे कोई ड्रिंकर है और उससे कहा जाए कि कल से आपको ड्रिंक नहीं करना है या स्मोकिंग नहीं करना है, तो वो उस बात को तुरंत नहीं मान सकता है। उसके मन में भी दिमाग में चलता रहेगा कि इसके बिन मैं कैसे रह पाऊंगा, उसको मुझे करना ही है। तो इसको हम इसकी क्वांटिटी कम करके धीरे धीरे इन आदतों को, बुरी आदतों को छुड़ा सकते हैं। इसके बाद है प्यार से समझाएं। यदि हमारा बच्चा गलती कर रहा है, बुरी आदतों में लिप्त है, तो हमें अपने बच्चे को प्यार से समझाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो युवा अवस्था वाले बच्चे होते हैं वो शर्मिंदगी के कारण कोई ऐसा गलत कदम उठा लेते हैं कि हम उनको खो देते हैं। इसलिए हमारे सभी माता पिता से निवेदन है कि यदि आपका बच्चा किसी गलत संगत में है, कोई बुरी लत में फंसा हुआ है, तो अपने बच्चे को प्यार से समझाएं, उसका नुकसान उसके लिए बताएं, उसके स्वास्थ्य पर वो कितना प्रभाव डालने वाला है उसको आप ये बताएं। इससे आई थिंक सो आपके बच्चे में सुधार अवश्य होगा और वह उन बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों को अपनाएगा, आपकी बात मानेगा, आपके साथ रहेगा। नेक्स्ट, आप सभी के लिए एक नियत कार्य है। आपको एक अपनी बुरी आदत के बारे में बताना है, आपको वह कैसे लगी इसका भी आपको बताना है और उससे छूटने का उपाय हम आपको अवश्य बताएंगे। ये आप सभी के लिए नियत कार्य है कल के लिए। नीरज जी नेक्स्ट। और शिक्षक प्रशिक्षक संवाद, आज के प्रशिक्षक शिक्षक संवाद में आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार, जय जिनेंद्र, शुभरात्रि। यस, हम संजीव जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हम बजाते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से आपने बताया, बहुत धीरज से, बहुत शांति से, एकदम अच्छे तरीके से आपने बताया है और बहुत डाउन टू अर्थ तरीके से आपने बताया है और ये बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हम संजीव जी को कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं। थैंक यू सो, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, ग्रेट। ओके, तो अभी हम कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं 2 मिनट के लिए। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ सर। हाँ जी। मेरा केवल एक आपके लिए वो दोहा है जो रहीम जी द्वारा लिखित है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, वो चंदन विश्व व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। बिल्कुल सर। बच्चे इस प्रकार से कोई हैं सर, जो युवा हैं, उन्हें यदि इस प्रकार की लत लग जाती है तो हमें ही उनका ध्यान रखना नितांत आवश्यक है। थैंक यू सर। सर जैसा एक मिनट लूंगा सर। हाँ जी, हाँ जी। जैसा अभी श्री दिनेश जी ने बोला है कि रहीम जी का जो दोहा बताया है उसको मैंने भी बोला था कि मैं भी ऐसी संगति में रहा हूं कि मैंने अपने आप पर कंट्रोल किया है कि मैं उनके साथ रहते हुए मैंने उस चीज को टच भी नहीं किया। तो मैं इस बात की संगति का असर होता भी है और नहीं भी होता है। तो हम बुरी आदतों में यदि साथ में रहते हैं तो जरूरी नहीं कि हम उनमें लिप्त हो जाएं। हम अपने संस्कारों को याद रख के उन बुरी आदतों में नहीं फंस सकते हैं। वेरी गुड, थैंक यू संजीव जी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। संजीव जी का प्रेजेंटेशन था कि बुरी आदतों से कैसे बचे और बचने के तरीके जो है वो भी आपने शेयर किए हैं। तो अभी
मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ ज्योति जैन जी को कि वो अपनी प्रस्तुति करे और वो बताए कि हम कैसे प्रशिक्षक में और बेहतर हो सकते हैं। तो ज्योति जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ज्योति जी, ऑल द बेस्ट एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। ज्योति जी, मुझे सुन रहे हो आप? ज्योति जी, नेटवर्क इशू लग रहा है मुझे। ज्योति जी, आप मैसेज में आप लिख के बता सकते हैं। सर बहुत तेज बारिश हो रही है। ओके, ठीक, राइट। तो कोई बात नहीं, ऐसा है तो हम उनका लास्ट में ले लेते हैं, ज्योति जी का। ज्योति जी, मेरी बात आप आ रही है आवाज? ओके, अंकिता जी तैयार हो आप? अंकिता जी? हाँ अंकिता जी तैयार है सर, बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो चलिए, तो अंकिता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। अंकिता जी, ऑल द बेस्ट। उसके बाद में हम ज्योति जी का लेंगे। तो अंकिता जी। हेलो जय जिनेंद्र सर, आवाज आ रही है? यस, आ रही है आपकी आवाज। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मैं अंकिता जैन, एक्टिव चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल सायगढ़ से आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। नेक्स्ट स्लाइड भैया। आज का मेरा विषय है प्रभावी वक्ता कैसे बने और श्रोतागण है कॉलेज के विद्यार्थी। मैं जैन शिक्षा समृद्धि भविक सर एवं निष्ठा ग्रुप के सभी साथी शिक्षकगण का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि आज के प्रेजेंटेशन में कॉलेज के विद्यार्थी बनकर मेरा सहयोग करें। नेक्स्ट स्लाइड। आप एक लौ है, आप एक लौ है, दिए की तरह औरों को रोशन करें। आप एक लौ है, दिए की तरह औरों को रोशन करें। बने रास्ता औरों का, बने रास्ता औरों का, आंसू न बने किसी का। बने रास्ता औरों का, आंसू न बने किसी का। हमेशा किसी की मुस्कान बने, हमेशा किसी की मुस्कान बने। आप एक लौ है, दीपक की तरह औरों को रोशन करें। एक कुशल वक्ता। भैया नेक्स्ट जो पहली स्लाइड थी अभी उसी पे रहने दीजिए। एक कुशल वक्ता। माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक प्रभावी वक्ता कैसे बने इस पर बातचीत करेंगे। आज मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, वार्तालाप एक ऐसी कला है जिंदगी की जो हर किसी के पास नहीं होती है। इसके लिए कोई बहुत अच्छे से बातचीत करने में सक्षम होता है तो किसी को घबराहट होती है, लेकिन एक वक्ता, एक अच्छा वक्ता वह होता है जिसकी संवाद क्षमता को बढ़ाकर अपने संपर्कों को बढ़ाने में भी सहायता करता है। एक आम व्यक्ति को भी भीड़ से अलग नजर आ सकता है, वह एक वक्ता ही हो सकता है। कई लोगों के लिए भाषण देना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर उसको स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए तो वह पसीना पसीना हो जाता है। अगर हमें किसी भी सेमिनार में, मीटिंग में या फिर स्टेज पर जाने के नाम से हमें डर लगता है, घबराहट
होती है, लेकिन जब हम 2-3 बार स्टेज पर या फिर मीटिंग में बोल लेते हैं तो हमारा डर कम हो जाता है और हम थोड़े से निर्भीक हो जाते हैं और बोलने का प्रयास करने लगते हैं। लेकिन एक कुशल वक्ता होना आसान नहीं है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट, कोई भी काम असंभव नहीं होता है। अगर हम निरंतर अभ्यास करें और कुछ नियमों को फॉलो करें तो हम भी एक कुशल वक्ता बन सकते हैं। जैसे कोई भी गुण जन्मजात नहीं होता है, जैसे स्विमिंग करना, ड्राइविंग करना, यह हम सीखते हैं। ऐसे ही एक कुशल वक्ता बनने के लिए हम कुछ नियमों पर चलकर, कुछ अभ्यास कर कर, पुस्तकें पढ़कर, बहुत सारी चीजें कर कर हम एक कुशल वक्ता बन सकते हैं। बिना क्रिएटिव माइंड के कोई भी राह आसान नहीं होती है, इसलिए हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना है और हम एक वक्ता के रूप में उजागर हो सकते हैं। भैया नेक्स्ट स्लाइड। हमारे देश के कुछ वक्तागण हैं, जैसे मुनि तरुण सागर जी महाराज, जिनकी मैं अनन्य भक्त हूँ। एक बार जो उन्होंने प्रवचन में कहा, मैं उसको आंख बंद करके मानती हूँ और उसको जीवन में उतारा है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी एक आह्वान पर, एक वक्तव्य पर पूरे देश की जनता खड़ी हो जाती है। ऐसे ही हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, जो एक बहुत अच्छी वक्ता थी, जिनके वक्तव्य को सुनकर हमारे देश ही नहीं विदेश के लोग भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। ऐसे ही सुषमा स्वराज जी, जिनके भाषण में, उद्बोधन में एक नम्रता, एक विनयशीलता, बहुत सारी चीजें होती थी। और स्वामी विवेकानंद जी का तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, जिन्होंने हमारे देश के साथ साथ विदेश में भी जाकर अपने वक्तव्य से जनता को ओतप्रोत किया है। चाहे कितना ही समय लग जाए, शुरू से अंत तक श्रोतागण उनके वक्तव्य को सुने बिना नहीं जाते थे। यह हमारे देश के बहुत ही प्रमुख वक्ता है, जो हमारे आदर्श है। नेक्स्ट। प्रभावी वक्ता के कुछ गुण होते हैं। हम अच्छे वक्ता कैसे बने, इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए सबसे जरूरी है, इसके कुछ नियम भी हैं। जैसे उत्तम वार्तालाप का मुख्य नियम, हमारे शब्दों में कोमलता, मधुरता और युक्त शब्दों का भंडार होना चाहिए, तो हम किसी के दिल पर राज कर पाएंगे। किसी के पास धन पैसा होने के बावजूद भी वह किसी के दिमाग में जगह नहीं बना पाता है। अगर बातचीत के लहजे में हमारे अंदर 5 गुण, एक विनम्रता, मिठास, प्रसन्नता, दया और प्रोत्साहन है, तो हम किसी भी व्यक्ति को अपनी वाणी से, ओजपूर्ण वाणी से मंत्रमुग्ध कर सकते हैं। प्रभावी वक्ता के लिए पूर्व तैयारी, अगर हम अपना वक्तव्य बहुत अच्छे से देना चाहते हैं, तो जो हमें विषय दिया गया है उसकी हमें पूर्व तैयारी करनी चाहिए। जो विषय दिया गया है उसका मोबाइल, इंटरनेट और जैसे अपनी आवाज रिकॉर्ड करके बार बार सुननी चाहिए। किताबों का अध्ययन करके, पत्राचार का अध्ययन करके, उसकी पहले से तैयारी करके हमें उसका पूरा अध्ययन करना चाहिए। शेक्सपियर का कथन रहा है
संक्षिप्तता बुद्धिमत्ता की आत्मा है। हमें ऐसे अपने जब विषय को तैयार करते हैं तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लंबा कर दें, उसमें एक संक्षिप्तता लानी है जिससे जो ऑडियंस है वो बोर नहीं हो। दृढ़ निश्चय, हमारा मंच पे जाने से पहले हमारा आत्मविश्वास, हमारा दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हम तो हमारा दिमाग हर कार्य को करने में सफल हो जाता है। अपनी बात को दोहराए नहीं। जब हम मंच पर जब हम मंच पर अपना वक्तव्य देते हैं तो बार बार अपनी बात को दोहराना नहीं है, जैसा कि मेरा मतलब है कि वगैरह वगैरह। इससे श्रोतागण के ऊपर अपना अच्छा प्रभाव नहीं रहता है। इसलिए जो हमारी पहले से तैयारी है या जो हम कह रहे हैं वही बात कहना है। अपनी बात को बार बार रिपीट नहीं करना है। वार्तालाप को रोमांचक बनाएं। जब भी हम अपनी स्पीच दें, अपना वक्तव्य दें, तो अपने वार्तालाप को इतना रोमांचक बनाएं कि श्रोतागण शुरुआत से लेकर अंत तक हमारी वार्तालाप को सुने। इसके लिए हम बीच में कुछ कहानी या फिर अपने जिंदगी से रिलेटेड कुछ घटनाएं सुना सकते हैं, या फिर कभी हम उस शहर में गए हैं तो वहां की कुछ बातें बताकर श्रोतागण को अपनी बातों से मंत्रमुग्ध कर सकते हैं। बिना देखे वक्तव्य दें। प्रभावी वक्ता का यह सबसे बड़ा गुण होता है कि वह बिना देखे अपना वक्तव्य दे। उसका कंटेंट इतना अच्छा होना चाहिए कि श्रोतागण उसको बहुत अच्छे से सुने। अगर वह देख के बोलता है तो जो श्रोतागण है तो उनका दिमाग भी अस्थिर हो जाता है। लेकिन इसके साथ एक बात और भी है माय डियर स्टूडेंट, अगर बिना देखे हम अच्छे से नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें देख के बोलना है। लेकिन उसे ऐसा नहीं कि एक भाषण के रूप में कह दे, उसे यह एक सुर, लय और ताल के साथ अपने वक्तव्य को बोलना है। नेक्स्ट भैया, नेक्स्ट स्लाइड। और प्रभावी वक्ता के लिए एक गुण ये भी होना चाहिए कि निजी समस्याओं को अपने वक्तव्य से, अपनी जिंदगी से दूर रखना चाहिए। जैसे जो हमारे जीवन की कुछ निजी समस्याएं हैं, उनको जब हम अपने वक्तव्य के टाइम उनको दूर रखना है। अपना फोकस खाली एक प्रभावी वक्ता के रूप में, एक बहुत अच्छे वक्तव्य के रूप में हमारा होना चाहिए। और ऑडियंस को ये नहीं लगना चाहिए कि जो वक्ता है वो कोई डिप्रेशन में है, फ्री माइंड से नहीं बोल पा रहा है। इसलिए हमें अपने दिमाग को अपनी समस्याओं से दूर रखना है। वक्तव्य की शुरुआत माफी से ना करें। प्रभावी वक्ता के लिए सबसे बड़ा गुण ये होता है कि जब भी वो अपने वक्तव्य की शुरुआत करे तो ऐसा नहीं कि वो बोले कि मुझसे गलती हो जाएगी इसलिए मैं माफी चाहता हूँ, मैं यहाँ आने लायक नहीं था फिर भी मुझे बुलाया गया। ऐसा कहने से उसकी इमेज डाउन होती है, जो श्रोतागण के सामने उसकी वैल्यू है वो कम होती है। इसलिए जब भी हम अपना वक्तव्य की शुरुआत करें तो माफी जैसे शब्दों का प्रयोग ना करें। गलती से ना घबराएं। गलती हर इंसान से होती है। दुनिया का ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिससे गलतियां नहीं होती है, लेकिन हमें गलतियों से घबराना नहीं है।
जब हम एक वक्ता के रूप में मंच पर जाते हैं और अपना वक्तव्य देते हैं और कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ व्याकरण संबंधी गलतियां हो जाती हैं, तो उसे हम कोई मुहावरे के द्वारा, किसी दूसरी घटना के द्वारा या फिर किसी कहानी के माध्यम से उसको दूर कर सकते हैं, ना कि हमें घबराना है। समय का ध्यान रखें। समय हमारे जीवन की एक अनमोल निधि है। हमें हमेशा समय के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जब हम मंच पर जाते हैं और आवश्यकता से अधिक समय लेते हैं तो श्रोतागण हमारी बात से बोर होने लगते हैं। शुरू में जब हमारा कंटेंट अच्छा होता है तो श्रोतागण अच्छे से सुनते हैं, लेकिन जब इसकी समय अवधि बहुत ज्यादा हो जाती है तो श्रोतागण बोर हो जाते हैं और हमारे वक्तव्य को अच्छा नहीं सुनते हैं। यदि हमें 10 मिनट का समय दिया गया है तो हम अपने वक्तव्य का कंटेंट ऐसा रखें कि 10 मिनट यानी 10 मिनट में हमें खत्म करना है। शुरू से अंत तक, शुरुआत से लेकर आखिरी तक एक अच्छा वक्तव्य देना है, जिससे श्रोतागण बोर नहीं हो और अपने विषय को अच्छे से सुने। धन्यवाद बोलना कभी न भूलें। जब भी हम अपना वक्तव्य देते हैं तो हमें लास्ट में सभी का धन्यवाद करना चाहिए। जो आयोजक हैं, जो श्रोतागण हैं, जिन्होंने हमें बुलाया है प्लेटफॉर्म पे, उन सभी का हमें धन्यवाद करना चाहिए। निरंतर अपने ज्ञान में वृद्धि करें। ज्ञान ऐसा है जो कभी खत्म नहीं होता है। हमें इसके लिए चाहे अच्छी अच्छी किताबें हों, टेलीविजन हो, अखबार हो, इंटरनेट पर सर्च करते रहना चाहिए, बहुत अच्छा पढ़ते रहना चाहिए, जिससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। और जब हम अपना वक्तव्य देंगे, बहुत अच्छा वक्तव्य देंगे, तो एक प्रभावी वक्ता के रूप में हमारा जो गुण उभर के आएगा वो श्रोतागण के लिए बहुत अच्छा होगा। उससे श्रोतागण हमारे प्रति जो आस्था रखेंगे, जो हमारे प्रति अटैक्ट होंगे, वो बहुत अच्छे से होंगे। नेक्स्ट भैया, नेक्स्ट स्लाइड। वक्ता की लाभ। एक प्रभावी वक्ता के बहुत सारे लाभ होते हैं। एक प्रभावी वक्ता का जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अन्य लोगों की अपेक्षा वह किसी कार्य को बहुत अच्छे ढंग से करता है, बहुत अच्छे तरीके से करता है। वक्ता किसी भी क्षेत्र में किसी भी टाइम खड़ा कर दिया जाए तो वो अपनी बात को बहुत अच्छे से रखता है। वह इज्जत, दौलत, शोहरत सब कुछ बहुत अच्छे से कमाता है। जो वक्ता का आत्मविश्वास होता है वह अन्य लोगों की अपेक्षा बहुत अच्छा होता है। एक वक्ता को लाख लोगों की भीड़ में खड़ा कर दिया जाए तो वह सितारे की तरह अलग चमकता है। उसका व्यक्तित्व अलग होता है। वह अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से रखता है, जिससे हमारे आसपास के लोगों की तथा देश की जो बात नहीं कह पाते, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो कोरोना काल में उन्होंने जब टेलीविजन पे सभी को आह्वान किया, जनता को संबोधित किया अपने वक्तव्य से, तो पूरी जनता उनके वक्तव्य को सुनने के लिए लालायित थी, उनकी बात को मानने के लिए उतारू थी। ऐसे ही मैं अपने जीवन से एक बात कहना चाहती थी। जब मैं बोलने में हिचकिचाती थी, बोल नहीं पाती थी, लेकिन जब से मैंने भविक सर के प्रशिक्षण के द्वारा बोलने का प्रयास किया, मेरा डर कम हुआ, तो मैं बोलने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। पहले 2 मिनट, 5 मिनट ऐसे करते करते मेरा टाइम बढ़ता गया। मुझे घबराहट नहीं हुई,
एक टाइम वो था जब मंदिर में मेरी माता जी, सिद्धश्री माता जी ने कहा, अंकिता भाभी आपको संचालन करना है। मैंने कहा नहीं माता जी, मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन उन्हें विश्वास था कि अंकिता तुम्हें करना है संचालन। तो मैंने उनके कहने पर किया। घबराहट तो हुई, लेकिन मैं अच्छे से कर पाई। इसके बाद मैं द्वारा मंच पे गई तो फिर और अच्छे से कर पाई। ऐसे ही वक्ता के लाभ होते हैं, जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं वैसे वैसे हम एक प्रभावी वक्ता बनते जाते हैं। नेक्स्ट, माय डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि जो प्रभावी वक्ता है हम सभी इस पर एक संवाद करें। मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ एक अच्छा वक्ता कैसे बना जाए। दीप्ति जी अनम्यूट कीजिए, आप बताएंगी। एक अच्छे वक्ता के अंदर सकारात्मक ऊर्जा होनी चाहिए। जी बिल्कुल। नेगेटिव सोच को बाहर निकाल के उसे हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए और जितना उसे समय दिया जाए उस समय के अनुसार उसे बोलना चाहिए। अपनी बात को व्यवस्थित रूप से उसे रखना चाहिए। जो अच्छा वक्ता है उसे अपनी बात के लिए ऐसे प्रभाव रूप से रखना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति उससे प्रभावित हो जाए और उसकी बात को सुनते हुए मतलब नजरअंदाज ना करे और उसकी बातों पर ध्यान दे। अच्छे वक्ता के यही गुण होना चाहिए अच्छे वक्ता में। दीप्ति जी के लिए एक बार क्लैपिंग। दीप्ति जी ने बहुत अच्छा बताया कि हमें अपने समय का ध्यान रखना चाहिए और ऐसा वक्तव्य देना चाहिए कि सामने वाला उसको अच्छे से सुने। मैं दिनेश जी से चाहूंगी कि वो बताए कि एक अच्छा वक्ता बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए। दिनेश जी। जी मैम जी। अच्छा वक्ता बनने के लिए शब्दों में तालमेल बैठाना जरूरी है। शब्दों का सही तालमेल हो और वो प्रभावी ढंग से प्रस्तुत हों ताकि सामने वाला जो सुनने वाला है वो हमें स्पष्ट रूप से सुन पाए। जी सर। दिनेश जी के लिए एक बार क्लैपिंग। जैसा कि दिनेश जी ने कहा कि हमें अपने शब्दों का तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है। जो भी हमारा कंटेंट है, विषय है, उसकी हमारी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। शब्द मृदु होने चाहिए, मधुर होने चाहिए, जो ऑडियंस की समझ में आए और ऑडियंस बहुत अच्छे से सुने। थैंक यू सर, थैंक यू दिनेश जी। अब मैं शैली जी से पूछना चाहूंगी कि एक अच्छे प्रभावी वक्ता बनने के लिए हमें और क्या करना चाहिए। शैली जी। जय जिनेंद्र। हमें एक प्रभावी वक्ता बनने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम जिस विषय पर बोलने वाले हैं उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। हमारे अब आ रही है? हाँ। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि हम जिस विषय के बारे में बोलने वाले हैं उसकी हमें जानकारी होना चाहिए और हम जो भाषा का प्रयोग जो भी विषय की भाषा होनी चाहिए नहीं से समझ में आ जाए। और हमें अपना टाइमिंग इतना रखना चाहिए जैसे कि कोई भी सेमिनार है तो उसमें 45 से 50 मिनट जिससे सब लोग ध्यानपूर्वक उसको सुने। धन्यवाद। धन्यवाद शैली जी, बहुत अच्छा आपने बताया। आपके लिए एक बार क्लैपिंग। शैली जी ने जैसे बताया कि हमें अपने विषय की तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए और अपने समय का ध्यान भी होना चाहिए। अगर समय 40 से 45 मिनट का है तो उसकी हमारी बहुत अच्छी रूपरेखा होनी चाहिए। विषय भी इतना रोचक होना चाहिए
कि जो श्रोतागण है उसे उन्हें बहुत अच्छे से सुने। रूपाली जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक अच्छे और प्रभावी वक्ता के लिए ऐसा क्या करना चाहिए कि हम बहुत अच्छे वक्ता बन जाएं? रूपाली जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। रूपाली जी है? चलो कोई बात नहीं है। नेटवर्क कट गया है रूपाली जी का। ऋतु जी आप बताएंगी? ऋतु जी। यस मैम। एक प्रभावी वक्ता बनने के लिए हमें पूर्व तैयारी करने के साथ साथ में जो हम जहां पर बोलने वाले हैं उस समय जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, उसको समझना आना चाहिए। अगर वहां पर कोई समस्या हो जाती है तो हम अपने तरीके से परिस्थिति से कैसे बाहर निकल सकते हैं और प्रभावी वक्ता उस समय कैसे बन सकते हैं, ये चीज हमें आना। जी बिल्कुल ठीक कहा ऋतु जी ने। ऋतु जी के लिए क्लैपिंग। जैसा कि ऋतु जी ने बताया कि अगर कोई वक्तव्य के समय समस्या आ जाती है तो हमें उसका निराकरण आना चाहिए। कोई गलती हो जाती है तो हमें उसका निराकरण आना चाहिए कि इसको हम कैसे सुधारें, कैसे करें। ये बहुत जरूरी होता है और अपनी विषय के ऊपर पकड़ होनी चाहिए। अगर हमारी विषय के ऊपर, हमारे कंटेंट के ऊपर अगर पकड़ रहेगी, इसके साथ हमारे जो शब्द हैं उन्हें कैसे कहाँ प्रयोग करना है, कहाँ इसको कैसे यूज करना है, ये सब हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए तो हम एक प्रभावी वक्ता बन सकते हैं। कृष्णा मैम, कृष्णा जी। जी मैम। आप बताइए एक प्रभावी वक्ता के लिए बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए, कहाँ रुकना है, कहाँ बोलना है, कहाँ लगातार बोले जाना है, भाषा का उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह, और जो परिस्थिति मतलब जो सामने से क्वेश्चन हो सकते हैं या जो सिचुएशन बन रही है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सॉल्यूशन होने चाहिए। जी बहुत अच्छा बताया कृष्णा जी ने, उनके लिए एक जोरदार क्लैपिंग। जैसा कि बताया जब भी हम अपना वक्तव्य देते हैं तो आरोह अवरोह का विशेष ध्यान रखना है, कहाँ हमें स्लो बोलना है, कहाँ तेज बोलना है, कहाँ रुकना है, अपने शब्दों के ऊपर विशेष ध्यान देना है। माय डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी जो आप सबने इस संवाद में पार्टिसिपेट किया। भैया नेक्स्ट स्लाइड। नियत कार्य। मैं कल के लिए आप सभी को एक नियत कार्य देती हूँ। अपने पसंदीदा एक वक्ता का नाम बताना है एवं उस वक्ता की क्या खासियत है जिससे कि वो आपको पसंद है। कल के लिए आपके लिए नियत कार्य है। नेक्स्ट। मैं जन शिक्षा समृद्धि का यहाँ उपस्थित निष्ठा ग्रुप के साथी शिक्षक गण का, भविक सर का, कमल सर जी का मैं स्वागत थैंक यू करती हूँ। आप सभी ने जो सुना ध्यान पूर्वक, उसके लिए मैं सभी के लिए थैंक यू बोलती हूँ। यस, थैंक यू सो मच। अंकिता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि हमें कैसे वक्ता बनना है, और आपने बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्पल के द्वारा और बहुत अच्छे से जो हम बन सकते हैं, कैसे गुण होने चाहिए, किस तरीके से संवाद होना चाहिए, कैसे हमारे जो कहते हैं भाषा होनी चाहिए, वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए, बहुत अच्छे से आपने बताया है। सो अंकिता जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड एंड कांग्रेचुलेशन, आपको अभिनंदन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस। थैंक यू सर। और मैं देख सकता हूँ कि जो आप पहले अंकिता जी थे और आज के अंकिता जी, वो उसमें एक इफेक्टिव आपके प्रेजेंटेशन में वो लग गया है। सो दैट इज वेरी गुड, एक्सेलेंट अंकिता जी, बहुत बढ़िया।
यस कोई प्रश्न सर हो तो लेकिन पूछ सकते सर मैं आज का ठीक से नहीं दे पाई, मेरी आवाज नहीं निकल रही थी, बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम है इसलिए बोल नहीं पा रही थी सर मैं ठीक से। यस यस। सो ये आपका कमिटमेंट है अंकिता जी, यही आपका डेडिकेशन है। तो एक बार अंकिता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि सर्दी खांसी है तो भी वो बहुत अच्छे से आप बोले हो और आपने प्रेजेंटेशन भी अच्छा किया है, ये बहुत बड़ी बात है। यस दिनेश जी कुछ कहना चाहते हैं, दोहा कुछ याद आ गया? जी जी सर। मैडम जी एक क्वेश्चन है मेरा कि यदि बोलते वक्त बीच में कुछ भूल जाएं तो कैसे हम अपने आप को प्रभावी बना सकते हैं, क्या करते हैं उस दौरान? जी सर, अगर भूल जाते हैं तो सामने वाले को तो पता होता नहीं है कि ये भूले हैं, ये तो हम जब जो बोल रहे हैं हमें ही मालूम होता है। उसके लिए हम कोई चुटकुला सुनाकर या फिर व्याकरण संबंधी कोई मिस्टेक है तो अपनी बात को कोई दोहा सुनाकर सामने वाले को अपनी गलती को सुधार सकते हैं। यस अगर दिनेश जी। ज्यादा कुछ बोलेंगे तो स्टोरी बोल के अपनी गलती सुधार सकते हैं। जी जी। यस दिनेश जी। जी सर। आपकी स्माइल देख के मुझे बहुत मजा आ गया, मैं भूल गया था कि क्या कहना था, लेकिन पॉज होके आपकी स्माइल को देखा, ऐसा मैंने कह दिया। ग्रेट, ओके। और कोई क्वेश्चन? हाँ जी। मेरी आवाज आ रही है? बहुत अच्छे से नहीं आ रही, आवाज आ रही है। मेरी आवाज आने लगी। पूछना चाह रहा था, छोटा सा क्वेश्चन है। कई बार बोलते हैं कि वक्ता बहुत अच्छा है, वक्ता को हम कंटेंट से पहचान सकते हैं? सर आवाज नहीं आ रही। वो कंटेंट वाली आवाज आई, उसके बाद की नहीं आई। जी जी सर। शब्दों से या उसकी आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आई। ठीक है। वो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, लेकिन आवाज उनकी नहीं आ रही है। चेक करके हाँ चेक करके बता दीजिए। अभी आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या? हाँ अब आ रही है। पैरामीटर से आपके हिसाब से क्या हो सकता है? मेरा ये कहना है कि एक अच्छे वक्ता को हम डाल रहा है, उससे उसको आइडेंटिफाई करें कि वो अच्छा कैसे। सर आवाज नहीं आ रही। मैं बोलूं? क्या बोले? चेक करके। कोई बात नहीं, मैं बाद में आपसे पर्सनल क्वेश्चन। वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो अंकिता जी को, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। है ना? ग्रेट ग्रेट, ओके ओके, वेरी गुड। सो अंकिता जी थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। ओके तो अभी मुझे लग रहा है, यस मोस्ट वेलकम। और अभी मुझे लग रहा है कि ज्योति जी की बारी है, लेकिन एक क्वेश्चन मेरा है कि ऑडियो कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा। ओके 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 ओके, आई नो, यस यस यस। मोबाइल, दोनों मोबाइल से आपने कर लिया, कंप्यूटर से कर लिया, जो भी है, जो भी कुछ कर लिया है, लेकिन वो नहीं हो रहा है। नो प्रॉब्लम, आपका पिक्चर, आपका दृश्य दिखाई दे रहा है कि क्या दिक्कत है, वो मुझे पता चल रहा है। सो नो प्रॉब्लम, उसकी कुछ हम जो कहते हैं ना कि बीच का रास्ता निकालेंगे। अभी मुझे ट्राई कर लीजिए अगर आवाज आ रही है। हाँ अभी आवाज आ रही है। तो ज्योति से मैं कहूंगा कि वो स्टार्ट करें, अगर आपकी परमिशन हो। यस ज्योति जी, यस यस ज्योति जी के लिए ऑल द बेस्ट। ज्योति जी गो अहेड। आवाज इससे जा रही है,
हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है। आवाज इससे जा रही है इसको। हेलो सर, आपने आपको पता है कि आज के वर्तमान समय में कोरोना महामारी के कारण स्कूल बंद हो गए हैं, इसलिए बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। इसके लिए स्कूल संचालक ने बच्चों की पढ़ाई को जारी रखने के लिए ऑनलाइन जूम ऐप लिया और उसके जरिए बच्चों की पढ़ाई को स्टार्ट किया। मेरा टॉपिक है, मैं ज्योति जैन, मेरा टॉपिक है ऑनलाइन क्लास कैसे इफेक्टिव बनाएं और जूम एप्लीकेशन के अलावा ऑनलाइन मीटिंग के अलग अलग प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट, मेरी ऑडियंस है प्राइमरी क्लास के टीचर। नेक्स्ट, ज्योति जी आवाज नहीं आ रही। मुझे लगता है ज्योति जी बहुत डिस्टर्बेंस है आपकी आवाज में। नीरज जी सही बात है मेरी? जी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, वो क्रैक हो रही है, कोई भी सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, बारिश भी हो रही है, हमारे यहाँ भी बारिश हो रही है। ज्योति जी कुछ उसका हम ऑप्शन निकालेंगे क्योंकि अभी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया है, वो हम देख सकते हैं और आपका कमिटमेंट भी देख सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअली प्रेजेंटेशन का जब माहौल नहीं बनेगा क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही है। सो एक जो कहते हैं ना कि ट्रेनिंग का एक लर्निंग एटमॉस्फेयर नहीं बन रहा है। तो कोई बात नहीं, अभी उसका कुछ ऑप्शन निकालेंगे कि किस तरीके से करेंगे। कि एक नीलिमा जी का भी बाकी है। और नीलिमा जी आप यहाँ पे हो? नीलिमा जी, नीलिमा जी सर डिवाइस तो दिख रही है लेकिन प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। हाँ हाँ हाँ, यस। नवल जी का एक था ऑप्शन की वो रिकॉर्ड करके भेजे, तो उसके में कुछ करेंगे क्योंकि रिकॉर्ड में भी ऐसा हो सकता है कि वो 30 मिनट्स का हो, कैसे हो, क्योंकि वो बहुत बड़ी फाइल हो जाती है। सो दैट इज वेरी डिफिकल्ट। सो उसका हम निकालेंगे कि क्योंकि नीलिमा जी का भी बाकी है क्योंकि वो असमर्थ थे आज प्रेजेंटेशन में। और वो जेन्युइन प्रॉब्लम था ज्योति जी का कि आज वो अभी उनका ऑडियो नहीं आ रहा है। तो आप यस, सो एक बार ऐसा है तो स्क्रीन जो है ना बंद कर दीजिए आप नीरज जी, ठीक है? ओके ओके। तो ज्योति जी आप मेरी बात सुन रहे हो? जस्ट मेरी बात सुन रहे हो तो आप यस करके लिख सकते हो मैसेज में, चैट बॉक्स में। मेरी आवाज आ रही है तो। ज्योति जी ओके ठीक है, मुझे लगता है उनकी आवाज भी नहीं पहुंच रही यहाँ पे। ओके ठीक है।
चलिए वो ऑप्शन निकालेंगे कि किस तरीके से है कि प्रेजेंटेशन वो वीडियो के द्वारा शेयर करें या उनको जो दोनों का है नीलिमा जी और उनका, तो हम कैसे करें वो हम देख लेंगे, वो शेयर भी कर लेंगे आपको कैसे करना है। बोलो बोलो आवाज जाए तो। सर आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है आपकी? यस। हाँ सर, तो मैं अगले उसमें दे दूंगी प्रेजेंटेशन, नीलिमा मैम का भी होना है। ओके, अभी आपकी आवाज आ रही है तो क्या कर सकते हैं सर? मौसम इतना अधिक खराब है कि बार बार बारिश और बादल की मतलब जो तड़क है बहुत तेज है, तो रिस्की है, और बार बार बीच में कटे, सबका टाइम वेस्टेज हो। इससे बेस्ट है कि नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लें। डेफिनेटली चलिए ठीक, ओके, थैंक यू। यस, ओके, चलिए तो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, तो ये अच्छी बात है। ओके, तो ये मेरा एक सबसे रिक्वेस्ट है, एक 3 मेरा क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लेना। सबको एक 2-2 मिनट दी जाएगी सबको। आज जो है अभी हमारे पास 10-15 मिनट है, तो सबको ये 3 क्वेश्चन जो है मैं पूछ रहा हूँ, उनका जो आंसर है वो आपको 2 मिनट में आपको सभी को या 1 मिनट में आपको देना है, ठीक है? उसमें पहला ध्यान से सुन लेना, जब आप 4 महीने पहले ये शिक्षक से प्रशिक्षक में नहीं थे वेबिनार में, तब आपकी स्थिति क्या थी? आज जब भी जो अभी तक की जो है आपकी स्थिति क्या है? पहले क्या थी जो वेबिनार से पहले, आज की स्थिति क्या है? और मैं कहना चाहूंगा कि 4 महीने बाद आपकी स्थिति क्या हो सकती है या क्या आप लाना चाहते हो, वो आपको ये 1 या 1.5 मिनट के आपका ये विचार में आपको व्यक्त करना है। तो मैं बारी-बारी आपको मैं बुलाना चाहूंगा। फिर से कह रहा हूँ, 3 स्थिति में आपको बता रहा हूँ। वेबिनार से पहले आपकी स्थिति क्या थी? अब क्या है और क्या हो सकती है? तीसरा नीरज जी आप जस्ट अनम्यूट करें, म्यूट करें। हाँ, तीसरा, 4 महीने बाद में आपकी स्थिति क्या होने वाली है या कहाँ पे आप पहुंचने वाले हो, क्या पहुंच सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे मैं कौन रेज हैंड करेगा, कौन बोलना चाहेगा? ओके ओके, यस, अरुण जी और ज्योति जी, क्योंकि अभी नेटवर्क इशू अच्छा है तो बोला दे उनको। इसलिए मैंने पहले नंबर कह दिया, अभी सिग्नल अच्छा है फिर पता नहीं मिले ना मिले। मेरी आवाज शायद सभी तक आ रही होगी। चूंकि मैं अगर कहूँ कि अगर इस 4 महीने पहले की स्थिति में, तो एज अ ट्रेनर मैं ट्रेनर बनना चाहता था, बनना चाह रहा हूँ और अच्छा बनूंगा। बट अगर कहूँ तो एक तरह से कॉन्फिडेंस भी था, बट उसमें कमियां कहाँ थी वो मुझे अपने आप में आइडेंटिफाई करने का नॉलेज नहीं था कि एज अ ट्रेनर क्या कमियां होती हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, उन सब चीजों का नॉलेज नहीं था। इन 4 माह में मुझे अपना सेल्फ का मतलब स्व आकलन करने का मौका मिला, उसको समझने का मौका मिला, उसको दूर करने के बारे में समझने का मौका मिला। अपनी बात को किसी भी विघ्न के मतलब किसी भी ऐसे हेजिटेट होके या किसी भी चीज को सामने वाले से पूछने में डर नहीं लगता। जैसे मैं आपसे फोन करके पर्सनली कह देता हूँ, सर मुझे इसको समझाइए, मुझे यहाँ कमी कहाँ पे है, मुझे आप इसको आइडेंटिफाई करें। और बनने की उम्मीद मैं एक मानता हूं कि मैं 4 महीने बाद मानूंगा कि मैं आपके बाजू में बैठने की उम्मीद रखता हूं ये मेरा टारगेट है। थैंक यू। आ जाइए अरुण जी, आ जाइए। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, अभी हुआ नहीं है। नहीं, मोस्ट वेलकम, वही अच्छी बात है, आपने कहा, वेरी नाइस, ग्रेट अरुण जी, थैंक यू। यस, ज्योति जी बताइए। के लिए जय जी। 4 महीने पहले मुझे बात करनी भी नहीं आती थी कि सामने वाले से बात किस तरह करनी थी। पहले मैं एक टीचर थी जो 2-3 घंटे के लिए स्कूल जाती थी और बच्चों को पढ़ाती थी और वापस घर आना था, मेरा ये काम था। पर जब से मैं जन शिक्षा समृद्धि से जुड़ी तो मुझे सामने वाले के सामने अपनी बात रखना आने लगी है कि किस तरह से उनसे बात करना है, किस तरह से उनसे पूछना है और कैसे प्रेजेंट करना है। और आज ये है कि मैं आपके सामने बैठी हूँ और जो भी आप क्वेश्चन करोगे मैं उसका बेझिझक जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और जो 4 महीने बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें मैं चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी प्रशिक्षक बनूं, जो और लोगों को भी सिखाऊं और मैं अपने से भी अच्छा एक प्रशिक्षक तैयार कर सकूं। धन्यवाद। वाह, वेरी गुड ज्योति जी। और अरुण जी के साथ सक्षम होके आप उनके साथ बैठो, ये 4 महीने के बाद एक्सपेक्टेशन आपकी होनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एंड ग्रेट एंड ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया।
ग्रेट। तो दीप्ति जी आप बताइए। यस सर। सर 4 महीने पहले स्थिति ऐसी थी कि मतलब हमें तो नकारात्मक सुनने लगी थी कि क्या होगा, स्कूल लॉकडाउन हो गया है, स्कूल भी बंद हो गया, अब घर में बैठे क्या करें। जो टाइम टेबल था वो सारा डिस्टर्ब हो गया था, स्कूल जाने से लेकर रात तक का पूरा टाइम टेबल डिस्टर्ब हो गया था, कैसे अपना टाइम टेबल फिक्स करें। लेकिन 4 महीने बाद जो ट्रेनिंग मिली जीएसएस द्वारा, आपके द्वारा जो शिक्षा मिली, तब से मैं अपने आप को मतलब इतना तरोताजा महसूस करने लगी हूँ। और जो टाइम टू टाइम अपना टाइम से होमवर्क करना, सारे कार्य टाइम से करने लगी हूँ। और आगे जो 4 महीने बाद मैं यह सोच रही हूँ कि जो शिक्षक से प्रशिक्षक की यात्रा मैं तय कर रही हूँ, उसमें मैं सफल होकर के दिखाऊंगी। और मतलब जो शिक्षक से प्रशिक्षक बनने का मेरा निर्णय था वो मैं करके ही दिखाऊंगी। वेरी गुड, वेरी नाइस। दीप्ति जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेरी नाइस एंड ऑल द बेस्ट। यस दिनेश जी बताइए। जी सर, सभी को जय श्री राधे। जय श्री राधे। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द औषधि करे, एक करे घाव। तो 4 महीने पहले जो स्थिति थी कि मैं कृष्णा को छोटी छोटी बातों पे चिल्ला देता था, लेकिन अब उसमें 90% सुधार है। क्लास के दौरान बच्चों पे भी बहुत ज्यादा झल्ला जाता था, उन पर गुस्सा हो जाता था छोटी छोटी बातों पे, लेकिन अब मैंने उन चीजों को सुधार कर लिया। मेरी जो बेटी है उसको भी मैं कभी कभार बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता था, लेकिन अब मैंने उसको केवल प्यार से समझाना उचित समझा है। और सीखने के बाद अच्छा ट्रेनर बनूं या ना बनूं वो भविष्य के गर्त में है, लेकिन प्रयास पूरा जारी है कि अपने आप में ज्यादा से ज्यादा सुधार कर पाऊं। जी वेरी गुड, वेरी नाइस। दिनेश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और दिनेश जी ने जो कहा ना कि 90% चेंज हुआ है, वो तो कृष्णा जी ही बता सकेंगी। तो कृष्णा जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आप बताइए। जी तो आ गया है। हाँ जी। तो सबसे बड़ा क्यों तो यही है कि पहले बहुत सालों से ट्रेनिंग ले रही हूँ। तो जब भी मैं कोई ट्रेनिंग की बात करती थी या कोई भी अच्छी बात करती थी, पॉजिटिव सोचे ऐसा वैसा, तो अरे ये बकवास बात है, कि फालतू बात मेरे सामने मत किया करो। तो अभी ऐसी बातें नहीं करते वो। और रही सर मेरी बात, तो पहले मैं ज्यादा सोच नहीं पाती थी 4 महीने पहले कि मुझे ट्रेनर बनना है या कोई ऐसा काम करना है, या मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा नहीं था। और अभी की बात करूं तो सर अभी मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस है कि अब मैं, अगर आप बोले कि अगला वेबिनार आपको लेना है तो मैं तैयार हूँ। और सर बाद में सर देयर इज नो एज फॉर लर्निंग, तो सर बाद में जो भी है वो सीखना ही सीखना है सर, तो आगे सीखती रहूंगी। वेरी गुड, वेरी नाइस। कृष्णा जी आपका कॉन्फिडेंट है। और मुझे वो कृष्णा जी याद है कि बीच में मुझे फोन आया था कि सर मैं कैसे आगे जाऊं, और आज वो कृष्णा जी है कि सर मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वेबिनार कब होगा और मुझे लेना है तो मैं ले सकती हूँ। ये कृष्णा जी मैंने विजुअलाइजेशन उस वक्त किया था जब आपका फोन आया था कि मैं कैसे आगे बढ़ूं। तो ये कृष्णा जी जो लाए हैं वो आप लाए हो। मैंने विजन देखा था कि वो आप इस जगह पे पहुंच सकते हो। मुझे लगता है कि आज मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी और मुझे बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि ये जो मैंने कर्म किया वो आप सबके साथ हुआ है। तो कृष्णा जी थैंक यू, वेरी गुड एंड ऑल द बेस्ट। बहुत बढ़िया। सो रितु जी आप बताइए। सर 4 महीने पहले स्थिति ऐसी थी कि मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं था कि मैं ऑनलाइन सेशन अटेंड कर सकती हूँ और उसमें अपने आप को भी प्रेजेंट कर सकती हूँ। लेकिन सर आज की स्थिति ये है कि मैंने 5 मिनट से 15 मिनट से 30 मिनट, इनफैक्ट अभी स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस भी कंटिन्यू 40 मिनट ले रही हूँ। और आज की स्थिति में मैं इस सिचुएशन में हूँ कि मैं अच्छे से ऑनलाइन सेशन को अटेंड कर सकती हूँ और आगे भी ऐसे ही वेबिनार को भी बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए सर जैसे पॉसिबल होगा, जैसे मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी मैं उनको हासिल करूंगी और आगे आगे बढ़ूंगी। वेरी गुड, वेरी गुड। सो रितु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट आपने दिखाया है
और आप में सभी में ट्रांसफॉर्मेशन में देख रहा हूँ कि 4 महीने पहले के रितु जी थे, अभी क्या है, दिनेश जी क्या थे, कृष्णा जी क्या है, दीप्ति जी क्या है। सो दैट इज वेरी नाइस एंड ये हमारे सबके लिए एक खुशी की बात है। बहुत बढ़िया। तो रूपाली जी अपनी बात वो शेयर करेंगे। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। यस सर, 4 महीने पहले मेरे अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मुझे बोलने में ही डर लगता था। यदि मैं बोलूं तो मुझे इस ट्रेनिंग से बहुत ही फायदा हुआ है। आज मैं खुलकर बोल सकती हूँ, किसी के सामने भी बोल सकती हूँ, अपनी बात को रख सकती हूँ और डर चला गया है, टेंशन भी गई है। कुछ ऐसा हो जाता था कि टेंशन हो जाती थी, कुछ भी चीज होती थी तुरंत टेंशन आ जाती थी कि कैसे होगा, लेकिन अब तो कुछ होता ही नहीं है। चाहे वेबिनार के लिए 1 डे मिले या आधा दिन, उसमें भी सब हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। ये बदलाव आया है, आत्मविश्वास भी बढ़ा है। थैंक यू सर। वेरी गुड। सो रूपाली जी, थैंक यू सो मच। आपने जो परिवर्तन की आपकी बात की और वो परिवर्तन की यात्रा कंटिन्यू रहेगी, ऐसी आशा व्यक्त करते हैं। एंड ऑल द बेस्ट रूपाली जी। यस, अभी आप अंकिता जी आप बताइए, उसके बाद रागिनी जी। जी सर, 4 महीने पहले सर मेरी स्थिति ऐसी थी, जब प्रशिक्षण चालू हुआ तो मैंने संजीव जी से कहा कि मैं नियत कार्य तो कर लूंगी, लेकिन मैं आउटपुट सेशन नहीं दूंगी, बोलूंगी नहीं। लेकिन जब फर्स्ट टाइम दिया तो मैंने देख के बहुत घबराहट में दिया कि चलो जैसे तैसे निपट गया, ऐसी थिंकिंग आई जी। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम दिया उसके बाद मेरा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता गया। मैं बोलने के लिए अपने आप को बहुत ज्यादा सहज महसूस करने लगी। मुझे लगा कि मैं अब कर लूंगी। और इसके पहले जब सर मैंने 15 मिनट का आउटपुट सेशन दिया, उस टाइम तो सर मैं 1-1.5 हफ्ते पागल रही। ऐसा लगता था क्या करूं, कैसे प्रेजेंट करूं, पूरे टाइम दिन रात बस वही दिखता था सर। लेकिन उसके बाद सर मैं फ्री हो गई। फिर मुझे ये चीज सब सहज लगने लगी सर, कि मैं कर लूंगी। जब मैं सर किसी को प्रेजेंटेशन देते देखती थी तो मुझे लगता था कि मैं कैसे दे पाऊंगी, मैं शायद नहीं कर पाऊंगी। लेकिन 4 महीने के प्रयास के बाद सर, आपकी इतनी मेहनत के बाद अब मैं कहीं पे भी कैसे भी मैं प्रेजेंटेशन दे सकती हूँ। वेरी नाइस। और इसके लिए थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आपके लिए। अंकिता जी, ये आपकी ही मेहनत है, आपका ही संघर्ष है कि आप इस मुकाम पे पहुंचे हो। मैं तो एक माध्यम था और आपने ही सारा जो कार्य है, सारी मेहनत है वो आपने की है, लेकिन एक मीडिएटर था, जस्ट अ मीडिएटर में, लेकिन आपका ये कार्य है। तो आपकी जो कार्य के लिए हम उनको अभिवादन करते हैं। सो अंकिता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। एंड ग्रेट, वेरी नाइस अंकिता जी, और बहुत अच्छे से आप और आगे जाइए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू सर। यस, रागिनी जी आप अपनी बात शेयर करें। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। सर, वेबिनार के पहले मैं बहुत चिड़चिड़ी थी और गुस्सा होती थी, सब हर काम का गुस्सा अपने बच्चे पे निकालती थी या इनसे गुस्सा हो जाती थी। तो सर अब मैं ऐसा कुछ नहीं करती, मेरा गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया है। ना मैं अपने बेटे को पीटती हूँ, ना उससे, आराम से ही बात करती हूँ, आराम से उसको पढ़ाती हूँ। और वेबिनार के बाद सर सकारात्मक सोच ज्यादा बढ़ गई है। फैमिली प्रॉब्लम जो थी, तो अब वो अच्छी, कोई कुछ कहता है तो उसे अच्छी तरह से ले लेती हूँ। ये नहीं सोचती कि उन्होंने ऐसा क्या क्यों कहा, ये सोचती हूँ कि उन्होंने कहा तो कह लिया, उनका रीजन कुछ और होगा। मतलब अच्छा सोचती हूँ, अब बुरा सोचने का कुछ रीजन ही नहीं रहा। अच्छा सोचती हूँ कि ऐसी प्रॉब्लम होगी, इससे उनके मुंह से ऐसा निकल गया। तो सर हमेशा अच्छा ही सोचती हूँ। और अब जो सर, मैं जब पहले बोलती थी तो मुझे बहुत डर लगता था, डर आज भी लगता है, लेकिन ये हो गया है कि अब ये लगता है कि नहीं, कर लूंगी, कीप इट अप रागिनी, कर लेगी तू। तो सर कोशिश करती रहती हूँ और सर कर लेती हूँ। बस सर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ा सर, थैंक यू सर आपके लिए। वेरी आपकी नाइस। वजह से सर, पहले मैं स्टेज पे गाना गाती थी
तो शुरुआत में तो अच्छी रहती थी, लेकिन जैसे ही गाना गाना शुरू करती थी तो आवाज अपने आप कांपने लगती थी। सर अब आ गया है कि अब मैं फिर से अपना वो शौक पूरा करूंगी। वाह, वेरी गुड। रागिनी जी को मैं जानता था, ये रागिनी जी वो नहीं है, बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ट्रेनिंग हमने ली है, वो जस्ट ट्रेनिंग बच्चों को सिखाने के लिए वो तो है ही, लेकिन अपने परिवार में भी वो कैसे ट्रेनिंग वो लाए और संबंध को जो है वो और मजबूत करे, वो रागिनी जी ने वो करके दिखाया है। और उनकी जो प्रॉब्लम थी वो बहुत अच्छे से अपॉर्चुनिटी में सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर ली है, वो रागिनी जी ने बताया है। ये बहुत बड़ी बात है। वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू सर। रागिनी जी, आई एम वेरी हैप्पी। ग्रेट। यस संजू जी अपनी बात बताइए। जय जिनेंद्र सर। सर स्टार्टिंग में तो ऐसा लगा था कि इससे टाइम पास कैसे हो, कैसे इससे हम छूटें, लेकिन फिर धीरे धीरे इसमें तल्लीन होते गए और दिमाग में अच्छे विचार आने लगे, पॉजिटिवनेस बढ़ी और दूसरों की बातों को अच्छे से सुना और अपनी बात को भी कहने का प्रयास किया। इस तरह से कभी ऐसा हमने सोचा भी नहीं था कि हम ऑनलाइन के माध्यम से ऐसे हमें किसी सब्जेक्ट पर अपनी स्पीच देनी पड़ेगी कि हमें 15 मिनट का टाइम मिलेगा या 30 मिनट का टाइम मिलेगा। मंच पर 1 मिनट बोलने में भी पसीना आ जाता है और सबसे गुड फील मुझे आज हुआ है कि बिना पसीने के आज मैंने अपना प्रेजेंटेशन दिया है। मुझे मन में घबराहट होती है, चाहे मैं अभी डेली माइक पकड़ता हूँ सर, बोलता हूँ, लेकिन जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि कोई मुझे अलग से इनवाइट करता है बोलने के लिए तो मुझे थोड़ा हिचकिचाहट होती है, डर अंदर से डर लगता है, बट वो मेरे अंदर से अब बहुत कम हो गया है। अब ऐसा डर नहीं लगता है और अच्छे से अच्छा बोलने का प्रयास करता हूँ। सो अच्छा फील हुआ है। और सर जो आप हमें बताने जा रहे हैं, जो बता रहे हैं, उस पर हम आगे चलेंगे और हम चाहते हैं कि जैसे आप ट्रेनिंग देते हैं तो हम चाहते हैं कि आपके जैसे हम भी बने, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि हमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, आप जैसे तुरंत बन जाए। ये हमारा जी सर। राइट सर, ये चमत्कार होगा, जरूर से होगा, और ये चमत्कार आपके अंदर से ही होगा। और ये चमत्कार की जो स्पार्क है ना, वो स्पार्क वो हो गई है, वो उनकी जो चिंगारी है ना, चिंगारी, वो चिंगारी जो है वो प्रकट हो चुकी है। अभी वो बहुत अच्छे से वो अभी आगे जाएंगे और ये बहुत जबरदस्त, वो कहते हैं ना कि एक एक शक्तिशाली जो है वो आग बन के निकलेगी। और ये आग जो है ना वो ट्रेनिंग की होगी, वो कंटिन्यूअस लर्निंग की होगी। तो संजीव के लिए एक बार Thank you. जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेरी गुड Thank you, संजीव। यस, Thank थैंक यू। नीरज जी को पूछते हैं कि नीरज जी आपको कैसा लगा, और आप 4 महीने पहले कैसे थे, अभी कैसे हो, उसके बाद नीरज जी की यात्रा थोड़ी पूछे हम। यस जी बिल्कुल सर, हम जब भी बताएंगे कि आज से जब 4 महीने पहले जब ये जूम ऐप की ऑनलाइन ट्रेनिंग का वो चला ट्रेंड, तो हमें एकदम से अटपटा लगा। सर बोले कि होस्ट आप ही को करना है और ये मतलब इस प्रकार की अपन एक्टिविटी कर रहे हैं। तो हमें उस टाइम पे बहुत अटपटा लगा, हमें लगा यार हम तो फील्ड में काम करने वाले एकदम से कैसे बैठेंगे, कैसे होगा। फिर जब ये होस्टिंग का की आप सभी की ट्रेनिंग हमने अटेंड की तो हमें बहुत अच्छा लगा। और अब हमें ये है कि अगर हमें कोई भी कार्य यदि सर देते हैं या हमें यदि कोई डायरेक्शन मिलता है ऑनलाइन का या सोशल मीडिया का, तो हम उस पे बहुत आगे होते हैं, मतलब कि हाँ अब हमें एक काम करना है और ये काम हमें समय पे करना है। जैसा कि आज ही का एक प्रकरण है कि भाई आज पोलियाना और 7 हैबिट्स का टेस्ट था, तो उसकी 7 बजे हमें लिंक ओपन करनी थी, तो 7 बजे हमने बिल्कुल लिंक ओपन कर दी थी राइट टाइम पे।
और ठीक 7:30 बजे हम क्लोज कर दिए थे, और इधर पे हमने होस्टिंग भी चालू कर दी थी। तो ये सब चीजें हम सीख रहे हैं, हम एकदम से श्योर नहीं बोल सकते हैं कि हम हर चीजें परिपक्व हो गए हैं। अभी भी हमें बहुत कमी है। हमें कमी एक ये है कि हम बोलते बोलते शब्द कम पड़ जाते हैं। अगर हम कोई वक्तव्य दे रहे हैं तो क्या मालूम एकदम से वहीं रुक जाएंगे। तो ये कमी अभी भी हम में है, लेकिन हम कोशिश करते हैं बोलने की। अब जैसे आपने इनवाइट किया, हम बोल रहे हैं, तो हमें अपने से साहस नहीं होगा कि हम एकदम से बोलें, बीच में हम अपना वो देने लगे। तो ये हम मतलब ये अभी भी हमें ये डर है, ये खौफ है कि हम अपने जो अंदर जो बात है, मतलब बात तो बहुत है बोलने के लिए, लेकिन जवान तक आते आते वो वापस चली जाती हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम भी ऐसे ही सीख जाएंगे। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नीरज जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। पहले से लेके अंत तक, यानी आज तक भी वो रुके नहीं है। और नीरज जी वो कहते हैं ना कि नीरज जी को स्पेशली सभी ग्रुप में वो आना पसंद है और सभी ग्रुप का काम करते हैं, लेकिन निष्ठा ग्रुप के लिए उनको स्पेशल एक फीलिंग है निष्ठा ग्रुप के लिए, क्योंकि निष्ठा ग्रुप को बहुत वो एक्चुअली पसंद इसलिए करते हैं कि उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनको ऐसा लगता है। नीरज जी, सही बात है? जी बिल्कुल बिल्कुल। यस। सो बिल्कुल सर, आपके लिए बताएं कि हम तो जो अपने जो पार्टिसिपेट हैं, एक परिवार है, उस परिवार से ही जब इन लोगों के आउटपुट सेशन होते हैं तो काफी इंटरेस्टेड होते हैं। जब वो अपने जो अंदर की बात बताते हैं तो हमें भी लगता है कि हम भी अपनी खामोशी तोड़ें, हम भी क्यों नहीं तोड़ सकते हैं। तो हमें अच्छा लगता है जब ये आउटपुट सेशन होता है। वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस। इसलिए मैंने कहा कि वो नीरज जी को स्पेशली आउटपुट सेशन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो अपनी बात है, अपना टाइम है और वो लाते हैं। सो थैंक यू नीरज जी, बहुत बढ़िया। आज कृष्णा जी टाइम कीपर थे, तो कृष्णा जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। और जो हम बाद में जो 2 प्रस्तुतियां है वो कैसे करेंगे वो हम बताएंगे। एक ज्योति जी है और एक नीलिमा जी है, वो कैसे करेंगे वो आपको हम शेयर कर लेंगे। सो हम डेफिनेटली व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे और आपकी जो नेक्स्ट किस तरीके से आगे बढ़ना है वो भी आपको हम अपनी प्रतिक्रिया जो है वो व्हाट्सएप में आपको देंगे कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। हम छोड़ेंगे नहीं आपको। दिनेश जी, आपको छोड़ेंगे नहीं हम। संजीव जी, आपको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है ना? अरुण जी, आपको छोड़ेंगे नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, कैसे आगे बढ़ना है वो भी हम आपको आपकी जो हमारी जो एक्शन प्लान है वो आपको शेयर करेंगे। एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ सर, जो आपने बताया है ना, उस पे एक गाना याद आया है। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। बताइए नहीं, आपकी गाना आपकी आपकी इजाजत हो तो बोले। बोला नहीं, गाना है। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी, मरते दम तक, मरते दम नहीं, अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं, 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक। थैंक यू सर। वाह, क्या बात है। हम तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे मरते दम तक। तो ये साथ जो है वो अटूट बंधन है, वो जरूर से हम नहीं छोड़ेंगे। और साथ में मिलके एक बहुत अच्छा सा समा, बहुत अच्छा सा एक एटमॉस्फेयर हम बनाएंगे बुंदेलखंड में और सारे इंडिया में। और आप सबका साथ हमें चाहिए। एंड ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। मैं सबका दिल से, तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स कि आप सभी ने बहुत अच्छे से हमारे साथ सहभागिता दिखाई है, सक्रियता दिखाई है। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। हम मिलते रहेंगे। थैंक यू ऑल। सर, हम सभी भी यस, आपका आभार व्यक्त करते हैं कि इस मुकाम तक पहुंचाने में जो आपने सहयोग किया है, हमें जो दिया है ज्ञान, उसके लिए हम सभी आपके आभारी रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।
यस, सो क्लोजिंग में बहुत अच्छे से जैसे स्टार्टिंग में किया था रितु जी ने, तो रागिनी जी आप क्लोजिंग में मंगलाचरण करेंगे और हम उसका जो आज का वेबिनार है वो एंड करेंगे। यस, तो नीरज जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पीपीटी शेयर करें और रागिनी जी आप मंगलाचरण शेयर करें। यस, तो सभी को दोनों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा। यस, रागिनी जी। बोलिए महावीर भगवान की जय। जो मोहि माया मान्य मत सर मदन मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरणि तारण भव निवारण भव जलधि के तीर है, वे वंदनीय जिन्हें तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं, वे वंदनीय जिन्हें तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, थैंक यू, बाय। 2 नियत कार्य आपको भेजेंगे अंकिता जी और संजीव जी, वो करिएगा। थैंक यू, शुभ रात्रि।